अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ सर। सिंपल सा एक HTML का सिंटैक्स लिखता हूँ इसमें सबसे पहले। ये HTML का बेसिक सिंटैक्स होता है HTML स्टार्ट करने से पहले। अभी भी मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा आपको। देखिए बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं आपको ये चीजें समझा देता हूं कि मैंने लिखा क्या है। जब भी हम HTML के अंदर काम करते हैं तो जो HTML के टैग्स होते हैं वो हमें लेस देन और ग्रेटर देन के एरो के अंदर रखने होते हैं। लेस देन के पहले टैग यूज करना होता है लेस देन, फिर उसके बाद उसमें HTML का टैग होता है और उसके बाद हमें ग्रेटर देन का साइन यूज करना होता है। ठीक है, ऐसे करके हमें HTML के टैग लिखने होते हैं। अब क्या है कि मैंने सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, जो मैंने की शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। इसको हम HTML में ऐसे ही लिखते हैं। अब इसको मतलब क्या होता है, इस लाइन का लिखने का मतलब HTML के अंदर ये होता है कि हम अपने जो ब्राउजर है, जो कि क्रोम है चाहे मोजिला है, हम उसको बता रहे हैं कि जो हम HTML यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं HTML5। ठीक है, HTML के अंदर क्या थे कि काफी सारे वर्जन वगैरह आए थे। तो HTML2 आया था, 3 आया, 4 आया, अब HTML5 चल रहा है। तो इसमें क्या आया कि कुछ नए अपडेट आ गए, कुछ नए फीचर वगैरह आ गए थे, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं HTML5 का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जहां पे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, दूसरा टैग हमने क्या लगाना होता है, जब भी HTML लगाते हैं तो लगाने के लिए हमें HTML टैग लगाना होता है, जो कि मैंने HTML टैग लगाया। और हर इसमें क्या होता है, मोस्टली जो टैग हम लगाते हैं, एक तो टैग खुलता है, एक टैग हमारा बंद होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने जहां पे क्या किया, टैग को ओपन किया। अब टैग ओपन का कैसे हमें पता चलता है कि टैग ओपन है या नहीं है, जो जिस टैग के अंदर केवल एरो के बीच में कंटेंट है, तो जो हम समझ सकते हैं कि ये टैग हमारा ओपन है। और जैसे ही मैंने टैग के अंदर क्या डाल दी, एक स्लैश डाल दी, तो इसका मतलब होता है हमारा टैग यहाँ पे क्लोज हो चुका है, मतलब बंद हो गया, जहां पे मैंने बंद कर दिया इसको। HTML के अंदर कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जिनकी ओपनिंग होती है बट क्लोजिंग नहीं होती, बट कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। और जो HTML का मेन टैग जैसे हमने अभी यूज किया है, तो उसकी क्या है, ओपनिंग भी होती है, क्लोजिंग भी होती है। अब मैंने जैसे इस पे कर्सर लेके गया, आप देखोगे इसमें डॉट डॉट करके बन गया है। और नीचे भी आप देखोगे 12 लाइन के ऊपर जहां पे क्या बन गया है, डॉट डॉट करके बन गया है। तो मेरे कर्सर क्या बता रहा है जहां पे, कि जहां से आपका HTML खुला है और जहां पे आके क्या हो गया है, ये बंद हो गया है, जहां डॉट डॉट जहां 12 लाइन पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, बाकी जितने भी हमें टैग्स यूज करने होते हैं वो किस पे अंदर यूज करने होते हैं, वो HTML टैग के अंदर यूज करने होते हैं। आप देखोगे कि मैंने अब जितने भी बाकी और भी टैग्स यूज करे हैं वो किसके अंदर यूज किए हैं, HTML के अंदर। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, दूसरा टैग यूज किया है हेड करके। अब हेड के अंदर हमारा क्या आ जाता है, कुछ हमारी मेन फाइलें आ जाती हैं हेड के अंदर। अब सबसे पहले मैंने हेड के अंदर एक टैग लिया है मेटा करके। अब मेटा के अंदर मैंने एक ग्रीन कलर का, आपको दिख रहा होगा, करेक्टर सेट करके। जी क्या होता है कि हर टैग के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स अगर मैं बात करूं तो कुछ टैग्स के अपने गुण्स होते हैं, वो केवल सिंगल टैग के ऊपर काम नहीं करते हैं, उनके कुछ हमें क्या करने पड़ते हैं, एट्रीब्यूट यूज करने पड़ते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, केवल मेटा लिख देता, तो ये बाय डिफॉल्ट कोई भी काम नहीं करेगा। ये सिंगल एक टैग है, इसको किसी भी काम के नहीं है ये हमारे। बट जैसे ही मैं इसके अंदर इसका एट्रीब्यूट यूज करता हूं तो वो कुछ काम कर रहा है, अपना कुछ काम करके दिखा रहा है एक तरीके से। जैसे मैंने इसके अंदर जो ग्रीन कलर का करेक्टर सेट लगाया है, इसको मतलब फुल नेम है जो करेक्टर सेट। तो ये एक तरीके से क्या बताता है, हमारे ब्राउजर को बताता है कि UTF-8 करके हमने क्या कर रखे हैं, करेक्टर यूज किए हैं। जो हमने अपनी वेबसाइट में मतलब बनाने के लिए जो करेक्टर यूज कर रहे हैं वो UTF-8 के यूज कर रहे हैं। अगर आप इस वाले टैग को नहीं भी लगाते हो तब भी हमारे ब्राउजर के ऊपर या हमारी आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। आप, क्योंकि हमारा ब्राउजर ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर जाता है, जो क्रोम ब्राउजर हो गए, मोजिला ब्राउजर हो गए, ऑटोमेटिक क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो हमारे करेक्टर हम यूज कर रहे हैं वो UTF-8 के कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, फिर से एक मेटा टैग लगाया है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, दो एट्रीब्यूट लिए हैं, एक तो HTTP इक्विवेलेंट करके लिया है और एक मैंने कंटेंट करके लिया है। अब सर ये इसके अंदर यूटीएफ HTTP, हाँ जी,
सर ये UTF-8 क्या होता है? UTF-8 होता है कि हम करेक्टर कौन से चूज कर रहे हैं। ठीक है, यूनिकोड के मतलब जो करेक्टर होते हैं ना, जैसे जी हमारे जो ABCD करके जो भी करेक्टर होते हैं कि वो हम कौन से यूज कर रहे हैं, वो हमने इसके अंदर डिफाइन किया है UTF-8। जो करेक्टर होते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, काफी सारे करेक्टर होते हैं, डाटाबेस से आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम गूगल को बताते हैं कि हम कौन से वाला करेक्टर सेट यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये इसके लिए स्टैंडर्ड हमने UTF-8 होते हैं, स्टैंडर्ड जो चलते हैं ऑल ओवर। क्या हुआ। जो स्टैंडर्ड होते हैं ऑल ओवर चलते हैं, वो UTF-8 ही चलते हैं। हाँ, UTF-8 के ऊपर ही चलते हैं मोस्टली सारे के सारे। अगर आप ये नहीं भी लगाते हो तो तब भी आपका जो ब्राउजर है वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो UTF-8 का है। ठीक है, अभी मैं दोनों टैग को हटा के भी आपको आउटपुट दिखाऊंगा और अभी मैं टैग के साथ भी आउटपुट दिखाऊंगा। आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी अभी बाय डिफॉल्ट आपकी जो आउटपुट आ रही है वो ब्लैंक आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया है, एक मिनट, जहाँ पे ये देखिए, अभी हमने कुछ भी ऐसा टैग नहीं लगाया है जो आउटपुट लेके आए आपकी। इसके बाद जो मैंने दूसरा मेटा टैग लगाया है, ये HTTP इक्विवेलेंट करके और कंटेंट करके मैंने इसमें दो एट्रीब्यूट लगाए हैं। अब ये एट्रीब्यूट किस लिए लगाए हैं कि जो हमारा कंपैटिबल बना रहे हैं किसके ऊपर, इंटरनेट एक्सप्लोरर एज। आपने देखा होगा पुरानी विंडो के जो मतलब विंडोज 7 थी, जहाँ उसमें क्या आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर एज करके आता था हमारे पास। तो वहां पे कई बार क्या होता था, हमारी आउटपुट प्रॉपर नहीं आती थी, तो वहां पे आउटपुट प्रॉपर लेके आने के लिए हमने क्या किया है कि मेटा टैग का इस वाले का यूज किया है, जिससे क्या हो जाए कि हमारे टैग्स के अंदर कोई भी आउटपुट में गड़बड़ ना हो हमारी वेबसाइट के अंदर। तो उसको ब्राउजर को बताया गया है इसमें कि भाई हमारी जितना भी जो डिजाइन है उसके कंपैटिबल बना दो आप। तो इसलिए ये हमारा गूगल क्रोम में तो हमारी कोई दिक्कत नहीं आती है, बट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पुराने हम यूज करते थे, वहां पे अगर इशू आता है तो उसको क्या करता है, ये रिजोल्व कर देता है। ठीक है, अभी अगर आप ये वाला टैग नहीं भी यूज करते हैं, गूगल क्रोम या लेटेस्ट जो भी ब्राउजर चल रहा है उसमें अगर नहीं भी यूज करते हैं, तो तब भी आपकी आउटपुट प्रॉपर रन करेगी। अब एक तीसरा टैग लगाया है मैंने, टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं क्रोम ब्राउजर खोलता हूँ, जहां पे आप कोई भी चीज अगर आप देखो टैब के अंदर उस कंपनी का नाम आ रहा है, जैसे फिर इसके बाद स्काइप खोल रखा है तो मेरा स्काइप का नाम आ रहा है, अगर मैंने ये वेबसाइट खोल रखी थी तो इस वेबसाइट का नाम आ रहा है। तो टाइटल टैग में क्या करते हैं कि जो भी हम टाइटल देंगे वो गूगल क्रोम की टैब में जहां पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब मैं टाइटल दे देता हूँ इसके अंदर। एक चीज का ध्यान रखना, मेटा टैग्स की ओपनिंग होती है बट क्लोजिंग नहीं होती। इसमें देखो मैंने कभी भी जहां पे ऐसा करके नहीं लिखा है, स्लैश मेटा करके नहीं लिखा है। तो ये बस ऐसे ही ओपन रहता है, ऐसे ही क्लोज रहता है ये वाला टैग। ठीक है, अब मैं इसके अंदर टाइटल के अंदर क्या देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ एक। अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, index.html करके आ रहा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो जहां पे हमारा टाइटल चेंज हो गया इसका, तो ये हमारा होता है टाइटल टैग से। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने एक और टैग लिया है, लिंक रिलेशन के। ये हमारा वहां पे यूज होता है जब हमारी स्टाइलिंग जब करेंगे, अपनी वेबसाइट का डिजाइन को अच्छे से बनाएंगे, तो वहां पे इस टैग का यूज करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस टैग को क्या कर देता हूँ, मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि जब हम इसका यूज करेंगे तब मैं इसका साथ में आपको बता भी दूंगा। अब आगे आ जाता है जहां पे हमारा हेड टैग जहां पे बंद हो गया है। जो मेन टैग थे हमने हेड टैग के अंदर लगाने थे वो लगा दिए। अब आगे काम आ जाता है हमारा बॉडी का। अब बाकी आउटपुट लेके आने के लिए जितने भी हमें टैग लिखने पड़ेंगे वो कहाँ पे लिखने पड़ेंगे, बॉडी के अंदर। बॉडी का भी क्या आता है, एक ओपनिंग होती है, एक क्या है, क्लोजिंग होती है। अब मैं इन पे थोड़ी स्पेस दे लेता हूँ। अब इसके अंदर मुझे सारे के सारे टैग्स लिखने हैं। सबसे पहले मैं कुछ HTML के हेडिंग टैग्स लिख लेता हूँ, आपको आउटपुट समझ आ जाएगी इसमें।
H1 के जितने भी टैग्स होते हैं इनका ओपनिंग भी रहता है और क्लोजिंग भी रहता है। जैसे ये देखिए, ये वाला टैग जहां से ओपन हुआ, जहां से क्या हो गया, इधर साइड में क्लोज भी हो गया यहाँ पे। तो इसलिए इनके जितने भी H1 के जो टैग हैं, H6 तक टैग होते हैं, इनका ओपनिंग भी रहता है, क्लोजिंग भी रहता है। अब इनकी आउटपुट देख लेते हैं एक बार। देखो, जो सबसे जो बड़ा टैग आ रहा है वो हमारा H1 है, उससे छोटा हमारा आ रहा है H2, उससे छोटा हमारा आ रहा है H3 और सबसे छोटा आ रहा है हमारा H6। जे हम अपने हिसाब से वेबसाइट में चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें हेडिंग देना है, तो हम H1 का चूज कर सकते हैं। कहाँ पे हमें स्मॉल हेडिंग देना है, तो हम कहाँ पे उस पे H6 का चूज कर सकते हैं। जे हम अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट में चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें कौन सा चूज करना है। फिर इसके बाद हमारा एक टैग आ जाता है पैराग्राफ करके। पैराग्राफ में क्या होता है कि हम अपना कोई भी पैराग्राफ या अपना आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। अगर वेबसाइट के अंदर कोई भी हमारा कंटेंट है, बहुत सारी लाइंस का है, तो वो हम पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। अभी इसकी भी आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये सिंपल आउटपुट दिखा देगा। जो नॉर्मल फॉन्ट का साइज होता है वो उसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट करके दे देगा। आप जितना चाहो उतना पैराग्राफ इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार नेट से डमी कंटेंट ले लेता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ टैग होता है, पैराग्राफ लिखने के लिए। ठीक है। अब इसी तरह हमारा एक होता है एंकर टैग। अब एंकर टैग का काम क्या होता है, जैसे बाई चांस आपको पता है कि कई बार आपकी वेबसाइट में जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वहां पे कोई आपको ऐसा वर्ड आ गया है, वहां पे आप चाहते हैं कि ये वाला बंदा क्या करे कि एक नए लिंक पे चला जाए इसके बारे में डिटेल पे जानने के लिए, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। अभी मैं जैसे क्या करता हूँ, एंकर टैग का यूज करता हूँ। अभी किसी वेबसाइट का लिंक मैं दे देता हूँ, जहाँ पे लोरम आइटम का ही दे देता हूँ। और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, गो दिस लिंक। अब इसमें एक एट्रीब्यूट होता है एच रेफरेंस करके, इसी के अंदर हमें लिंक देना होता है। और इसका आप ध्यान रखना, आपका ओपनिंग भी रहता है और साथ में क्या रहता है, क्लोजिंग भी आपका रहता है इस टैग का। अब इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखो, जो एक लिंक बन गया, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे उस वाली वेबसाइट में ले जाएगा। ठीक है। अभी यही वाला लिंक मैं क्या कर सकता था, इसके अंदर भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इस टैग के अंदर। कहाँ पे लगा देता हूँ और इसकी जहां पे क्लोजिंग कर देता हूँ। अब देखो, इंडस्ट्री में ब्लू कलर का बन के आ गया कि जैसे हमें पता चल रहा है कि इस पे कोई लिंक बना हुआ है। जैसे मैं इंडस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, उस वाली वेबसाइट में ले जाएगा। ठीक है। ये हमारा होता है एंकर टैग। अब एंकर टैग के अंदर और भी प्रॉपर्टी आती हैं। जैसे अभी मैं और प्रॉपर्टी आपको करा देता हूँ। सबसे पहले मैं उसी वाली वेबसाइट का लिंक अभी इसके अंदर इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है, वो आता है टारगेट। टारगेट के अंदर आप क्या रख सकते हैं, जहां पे ब्लैंक रख सकते हैं। अब
अब इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि मैं ब्लैंक क्यों रखा है मैंने। एक बार मैं इस पे मैसेज शो करा दूं एक। देखिए अभी मैं जब पहले क्लिक कर रहा था लिंक के ऊपर तो क्या कर रहा था, मेरा ये वाला जो वेबसाइट हट के वो लिंक खुल जाता था, एकदम से वेबसाइट खुल जा रहा था ये वाला। अब की बार मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, मेरी नई टैब में ओपन कर रहा है मेरे लिंक को। जे वाला मेरा वैसे का वैसे ही खुला है, उसको इसने क्या कर दिया, न्यू टैब में खोल दिया। अगर मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर से वो क्या करेगा, मेरा हर बार क्या कर देगा, न्यू टैब में खोल देगा। जी हमें टारगेट इसके अंदर क्या सेट करना पड़ता है, उसके लिए टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। अब इसी तरह क्या होता है, अगर आपको कोई वो क्या नाम है, म्यूजिक वगैरह या कोई इमेज वगैरह डाउनलोड करानी है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ देना पड़ेगा और साथ में आपको इसका एक एट्रीब्यूट आता है डाउनलोड करके, आपको ये यूज करना पड़ेगा। अब मैं ये भी एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाला सॉन्ग है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो चीजें आप डिफाइन करेंगे राउटर वही काम, जैसे आपने बोला दो यूजर, जहां पे एक फोल्डर बना लेता हूं मैं चाहता हूं कि आप एक ब्राउज़र करें, बट आप डाउनलोड नहीं कर, मैं चाहता हूं कि आप डाउनलोड कर सकें बट नहीं कर सकते, तो मैं हर यूजर के लिए अलग अलग रूल्स क्रिएट कर सकता या एक लैंग के रूल्स क्रिएट। अब देखिए जहां पे एक मेरा फोल्डर बन गया, इसके अंदर मेरा क्या पड़ा हुआ है, सॉन्ग। आपने म्यूजिक वाली वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब भी हम डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो म्यूजिक डाउनलोड होने लग जाता है। तो इसी तरह हम इसमें डाउनलोड कराना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पाथ देना पड़ेगा। पहले तो मेरा फोल्डर का नाम क्या है, सॉन्ग्स। इसके अंदर मेरा क्या सॉन्ग का नाम है, song1.mp3। ये मैंने दे दिया इसका पाथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड दिस सॉन्ग। जब भी हमें सॉन्ग डाउनलोड कराना है तो हम ऐसे डाउनलोड नहीं करा पाएंगे डायरेक्ट। ये एक तरीके से क्या कर देगा, आपका प्ले कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली फाइल को ऐसे ना खोल के हम लोकल होस्ट सर्वर के थ्रू खोलेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, डाउनलोड करा देगा। अभी मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम सीधा डायरेक्ट खोलेंगे फाइल में तो वो क्या कर देगा, प्ले करवा देगा। बट हमें डाउनलोड कराना है तो हमारी जितनी भी, आपको भी पता है, वेबसाइट में हमेशा रहती है सर्वर के ऊपर। तो मैं अगर इसको एज ए सर्वर की तरह खोलूंगा तो ये अभी हमारा सॉन्ग डाउनलोड होगा। अभी मैं पहले पाथ देख लेता हूँ इसका। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये मेरा सर्वर के थ्रू खुला है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो एक तरीके से क्या होगा, मेरा डाउनलोड हो गया। मुझे जहां पे भी डाउनलोड कराना है तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कराना। नीचे आप देखोगे तो जहां पे मेरा एक तरीके से डाउनलोड हो गया। अब इसी तरह आपने देखा होगा मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट के अंदर कॉन्टेक्ट पेज में जब हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा मोबाइल नंबर लिखा होता है, ईमेल एड्रेस लिखा होता है। तो वहां पे क्या करते हैं कि जैसे ही हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं तो वो मोबाइल नंबर हमारा क्या हो जाता है, डायल हो जाता है। और अगर आप उसमें करेंगे, ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल खुल के आ जाता है। तो वो भी काम आप इसमें कर सकते हैं एंकर टैग के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से एंकर टैग लगाते हैं और अब की बार आपको इसके अंदर वैल्यू देनी है। जैसे अगर मोबाइल नंबर कॉल कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टेल, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा कोलन, उसके बाद जो भी नंबर आपको लगाना है जो डायल कराना है। यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज शो करा सकते हैं, यहाँ पे आप शायद फिर से उसी का नंबर शो भी करा सकते हैं, नहीं तो आप कॉल नो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बट अभी क्या कर रहे हैं, हम इस वाली वेबसाइट को किस में खोल रहे हैं, लैपटॉप के अंदर। तो डायलिंग वाला फीचर हमारे लैपटॉप के अंदर नहीं होता है। तो इसके लिए वो हमें क्या बोल देगा, जहां पे आउटपुट शो करा देगा कि आप अपनी ऐप पिकअप कर लीजिए। अगर आपके पास कॉलिंग वाली ऐप है तो उसमें आप क्लिक करोगे तो वो आपका ऑटोमेटिक डायल हो जाएगा। अभी की बार मैं क्लिक करूंगा तो जहां पे देखिए वो मेरे से पूछ रहा है कि अगर आपके पास ऐप है कॉलिंग वाली तो ये कर दिए, नहीं तो ये लिखिए टू सेंड ए नंबर फ्रॉम हेयर टू योर एंड्रॉइड नंबर।
अगर आपका एंड्रॉयड फोन जहाँ पे कनेक्ट होगा तो वो आपके एंड्रॉयड फोन में सेंड कर देगा आपका नंबर। बट अगर आप डायरेक्टली आप ये वाली वेबसाइट अपने एंड्रॉयड फोन में खोलोगे तो आपका ये नंबर सीधा क्या कर देगा, डायल कर देगा आपके मोबाइल में, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली फिर क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। इसी तरह मेल के लिए होता है एक, मेल के लिए हमें यूज करना पड़ता है मेल टू। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस मेल का क्या दे सकते हैं, पाथ दे सकते हैं। और यहाँ पे वैसे एंकर टैग क्लोज। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अपनी ईमेल आईडी ही डाल देता हूँ। अब मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा क्या खुल के आ जाएगा, मेल खुल के आ जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। और साथ में उसने क्या कर दिया, जहां पे मेरा मेल भी डायल कर दिया ऑटोमेटिक। तो इसी तरह जो मोबाइल पे भी ऐसे ही वर्क करता है, मोबाइल नंबर डायल कर देगा, अगर आपका ईमेल है तो आपका ईमेल डायल कर देगा, और आप डायरेक्टली उस बंदे को क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एंकर टैग की सारी प्रॉपर्टी है, आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप एक चीज और कर सकते हैं, एंकर टैग के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो अभी आपका काम नहीं करेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। कई बार हम आईडी क्लास का यूज करते हैं, जब हम वन पेज वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम इससे वन पेज वेबसाइट भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो वन पेज बनी हुई है। अब नोटिस करें, इसमें सिर्फ सोर्स है, जी देखिए, जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अबाउट अस पे ले जाएगा। अगर स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन पे क्लिक करूंगा वहां ले जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे कॉन्टैक्ट अस वाली जगह पे ले गया। तो ये भी आप ये वाला जो चीज है आप इसमें कर सकते हैं। अभी इसमें तब हम यूज करेंगे जब हमारा पेज का साइज बड़ा हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, साथ में आईडी क्लास का यूज करेंगे, तो तब हम ये वाला स्टेप इसमें करेंगे। तो आप एक तरीके से वन पेज वेबसाइट भी एंकर टैग के थ्रू बना सकते हैं बहुत इजीली। ऊपर आपको दिखेगा एक तरीके से मेन्यू बार, बट आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक ही पेज के अंदर लेके जाएगा। सर ये आपने डिलीट नहीं किया, कुछ और किया ना जिससे ये आ गया ग्रे कलर में हो गया? कैसे, क्या हुआ? ये आपने डिलीट नहीं किया ना, 21 नंबर लाइन जो है वो ग्रे हो गई। हाँ, ये ग्रे हो गई, इसको बोलते हैं कमेंट आउट। मतलब इसको हम आगे चल के यूज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस कोड को मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूं, मैं आगे चल के यूज करना चाहता हूं। तो मैं फिलहाल के लिए इसको क्या कर देता हूं, एक तरीके से कमेंट आउट कर देता हूं, जो कि मेरी ब्राउजर में आउटपुट नहीं दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट ये मेरा कोडिंग के अंदर पड़ा रहेगा, बट आउटपुट कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसको बोलते हैं कमेंट करना। तो अगर आप कोई भी इसमें सबलाइन एडिटर यूज करोगे तो कंट्रोल और स्लैश का यूज करोगे तो ये आपका पूरी की पूरी लाइन को क्या कर देगा, कमेंट कर देगा। जैसे मैं अभी इसमें कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल और स्लैश दबाया मैंने सिलेक्ट करने के बाद, अब इसकी आउटपुट मेरी ब्राउजर पे नहीं दिखेगी। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जबकि कोड मेरा जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसकी आउटपुट मुझे ब्राउजर पे नहीं दिखेगी। देखो, जहां पे अब इसकी ब्राउजर की जो आउटपुट थी जहां से हट गई, बट जहां पे अगर आप कोड देखोगे तो जहां पे मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसको फिर से मुझे कमेंट अनआउट करना है तो मैं एक तरीके से फिर से क्या करूंगा, इस वाली लाइन को सिलेक्ट करूंगा, फिर से मैं कंट्रोल स्लैश कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। और मैं कंट्रोल एस करूंगा, और अगर फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये मेरा ब्राउजर पे आउटपुट देखने लग गया।
तो ये एक तरीके से कमेंट आउट करने का तरीका होता है। अगर बाई चांस अगर आपके किसी ब्राउजर में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, कंट्रोल स्लैश से नहीं हो रहा है एडिटर के अंदर, तो आपको क्या दबाना है, सबसे पहले एरो लिखना है, फिर उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन साइन, 2 बार आपको डैश देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से 2 बार डैश देके एरो बन ऐसे कर देना है। तो आपका ऐसा एक खुद भी आप अपने तरीके से आप ऐसे लिखोगे तो ये आपका कमेंट आउट हो जाएगा। और इसकी आउटपुट ब्राउजर पे तब तक नहीं दिखेगी जब तक आप इसको हटाते नहीं है। आपको दोनों साइड से इसको हटाना है। अगर आप एक साइड से रहने देते हैं तो ये क्या कर देगा, ये आपकी आउटपुट एज इट इज ऐसे ही दिखा देगा, एरो शो करा देगा आपका। एक बार मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एज इट इज वो ऐसे ही एरो दिखाने लग गया। तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना होता है। इसको कमेंट आउट बोलते हैं सर, है? हाँ, कमेंट आउट करना होता है। मोस्टली हम जब भी कोड करते हैं ना, तो हम कमेंटिंग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कई बार बहुत ज्यादा कोड लिख रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है ये चीज क्या है, तो मैं जहाँ पे अगर यही लिख दूं कि ये हमारे क्या है, हेडिंग टैग्स हैं, और जहां पे मैं कर देता हूं फिर से कमेंट आउट हेडिंग टैग्स एंड। इससे मुझे जब भी मैं इस वाली फाइल को खोलूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर मेरे क्या आ रहे हैं। ये जो H1 से लेके H6 तक क्या है, हेडिंग टैग्स हैं। और जहां पे मेरे क्या हो गए, हेडिंग टैग एंड्स हो गए, मतलब इसके बीच में जो टैग्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे क्या आ रहे हैं, हेडिंग टैग्स आ रहे हैं। तो ताकि जो इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि कोई अगर दूसरा डेवलपर भी आता है तो हमारे कोड को रीड करता है, तो उसको रीड करने में आसानी हो जाती है, इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं इसमें। ओके सर। अब इसी तरह क्या होता है कि अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज लगानी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं। पहले मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। जहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस के करके। अब देखो मैंने जहाँ पे एक फोल्डर बनाया इमेजेस करके, इसके अंदर मेरी इमेज पड़ी हुई है don.jpg करके। अब जब भी मुझे इमेज लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मुझे जो टैग यूज करना पड़ेगा, IM की टैग यूज करना पड़ेगा, जो कि इसका पूरा नाम जो बनता है इमेज। अब इसकी हमेशा ध्यान रखना, ओपनिंग रहती है, क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट चूज होता है सोर्स करके, जिसके अंदर की हमें क्या देना होता है, इमेज का लिंक देना होता है, इमेज का पाथ देना होता है। अब इमेज हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। मैंने उस फोल्डर का नाम लिख दिया, और उसके बाद इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरी क्या पड़ी हुई है, इमेज। अब मुझे क्या लिखना होगा, इमेज का नाम लिखना होगा। जैसे मेरा फोल्डर खत्म हुआ, उसके बाद मुझे क्या लगानी होती है, स्लैश लगानी होती है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी इमेज का नाम दे दूंगा। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, देखिए अब हमारी क्या आ गई, इमेज आ गई यहाँ पे। अब कई बार क्या होता है कि हमारी इमेज काफी बड़ी आ जाती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर, विड्थ करके। तो विड्थ में क्या कर देंगे, अगर आप 100 कर दोगे, 200 कर दोगे, तो वो क्या करेगा, पिक्सल के हिसाब से आपकी इमेज का क्या कर देगा, साइज छोटा कर देगा। अब मैं आपको करके दिखा, देखिए इमेज का साइज इसने क्या कर दिया, छोटा। अब इसी तरह इसके अंदर एक हाइट होती है, इसमें आप कर देते हैं 300। देखो इसने हाइट बढ़ाई, विड्थ जितनी हमने ली थी 100 ली, तो विड्थ उतनी ही रहने दी। तो ये आप इसमें एट्रीब्यूट्स चूज कर सकते हैं इसमें। अब इसको मैं हटा देता हूँ,
वैसे रहने देता हूँ, आपको इसमें 100 कर देता हूँ दोनों में, आपको याद रहेगा। अब देखो इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है हमारा अल्ट करके, जिसका पूरा नाम होता है अल्टरनेट। तो इस पे मैं मैसेज शो करा देता हूँ इमेज नॉट फाउंड का। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा कब आता है। अभी मैं पहले इसमें मैसेज लिखा है, तो आपको जहां आउटपुट दिखाता हूं तो कुछ भी मैसेज नहीं आएगा लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इस इमेज का पाथ गलत डाल देता हूं, जहां पे मैं कर देता हूं डाउन्स करके, जो कि हमारे पास ये इमेज अवेलेबल ही नहीं है इस फोल्डर के अंदर। देखिए अब यहाँ पे कौन से वाला मैसेज शो करा दिया इसने, जो हमने अल्टरनेट के अंदर लिखा हुआ था कि हमारी इमेज का पाथ सही नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो जैसे ही मैं सही कर दूंगा तो हमारा अल्टरनेट वाला मैसेज रिमूव हो जाएगा। देखिए अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम इमेज का पाथ देते हैं तो ये जरूर चेक करना है कि जो इमेज की एक्सटेंशन है वो भी हमें प्रॉपर लिखनी है। अगर इमेज की एक्सटेंशन जेपीजी है तो हमें जेपीजी लिखनी है, अगर पीएनजी है तो हमें पीएनजी लिखनी है। अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे मेरी इमेज जेपीजी है बट मैंने जहाँ पे पीएनजी लिख दिया तो मेरा जेपी पाथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी आउटपुट क्या आएगा, अल्टरनेट वाला मैसेज हो जाएगा। देखिए इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम उसमें दे पाथ दें तो प्रॉपर इसका देना है और साथ में प्रॉपर एक्सटेंशन देनी है इसकी। अब एक केस में आपको और बताता हूं इसमें। मैं क्या करता हूं, अपनी इस इमेज को क्या करता हूं, कॉपी करता हूं और इसको किस में डाल देता हूं, सॉन्ग्स नाम के फोल्डर के अंदर। और जो मेरी कोडिंग की फाइल है जिसके अंदर मैं अपने टैग्स लगा रहा था, इसको मैं क्या करता हूँ, उठा लेता हूँ जहां से कट करके मैं कहा ले जाता हूँ, इसको इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर ले जाता हूँ। अब मैं दोनों पहले फोल्डर बंद कर दूं। अभी आप देखोगे कि HTML बैच के अंदर मेरी कोई भी अब कोडिंग की फाइल नहीं पड़ी हुई है। अब जो मेरी फाइल पड़ी हुई है कोडिंग की, वो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। अब जहां पे इस केस में क्या हुआ कि मुझे कौन सी वाली इमेज चूज करनी है, मुझे चूज करनी है सॉन्ग्स के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है, इसका मैं पहले रीनेम कर देता हूँ, डाउनलोड कर देता हूँ इसका नाम। मुझे ये वाली इमेज डाउनलोड वो करनी है, अपनी वेबसाइट में यूज करनी है, जबकि मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। अब दोनों क्या है, अलग अलग फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है और मेरी फाइल तो अब अपने किसी एक फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो इस केस में क्या होगा, अभी बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे आउटपुट देखता हूँ। अब जब जहाँ पे वो पाथ गलत हो गया है तो मैं पाथ पहले सही कर देता हूँ इसमें। अब क्योंकि हमारी जो फाइल चली गई इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर index.html, अब आ गई। बट इमेज हमारी क्या आ रही है, जहाँ पे नोट फाउंड आ रही है, तो इमेज हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, सॉन्ग नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। अब की बार क्या करता हूँ मैं, अगर सीधा डॉट.जेपीजी लिखता हूँ तब भी नहीं लिखा, चलो मैं सॉन्ग के फोल्डर का पाथ दे देता हूँ, क्योंकि सॉन्ग्स के अंदर पड़ी हुई है। जैसे मैंने बोला था कि सॉन्ग्स का इमेज के अंदर पड़ी है तो इमेज नाम का फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। अब जैसे सॉन्ग्स के अंदर पड़ी है तो मैं सॉन्ग्स का नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर किस नाम से पड़ी हुई है, डाउनलोड.जेपीजे के नाम से। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ डाउनलोड.जेपीजे। अब देखते हैं एक बार आउटपुट। अब भी हमारी इमेज नहीं आई। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है हमारी फाइल कौन से वाले फोल्डर में पड़ी हुई है। हमारी फाइल पड़ी हुई है इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। तो हमें एक तरीके से इस फाइल को कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, HTML बैच जो मेन फोल्डर है हमारा, इसके अंदर लेके आना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसके अंदर लेके आने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन होता है, मुझे रियल में फाइल नहीं लेके जानी है, मुझे कोड के अंदर ही लेके जानी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पे 2 बार डॉट लगा के स्लैश लगा देना होता है। इससे मतलब ये होता है कि मेरी फाइल एक बार क्या हो गई, इस फोल्डर से बाहर निकल के अब कहाँ पे आ गई, HTML बैच वाले फोल्डर के अंदर। जबकि पहले भी फाइल हमारी कहाँ पे थी, HTML बैच वाले फोल्डर के अंदर जहां पे पड़ी हुई थी। अब हमारी जहां पे आ गई।
अब मैं जहां से अगर देखूं, जहां मेरा एरो है, जहां से अगर मैं देखूं तो मेरे सामने क्या दिख रहा है, सॉन्ग्स नाम का फोल्डर दिख रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, सॉन्ग्स नाम का फोल्डर का वो पाथ दिया, उसके बाद मैंने इमेज का पाथ दिया, और उसके बाद मैं सेव करूंगा तो अपनी आउटपुट देखूंगा तो मेरी इमेज क्या आ जाएगी, डिस्प्ले होने लग जाएगी। देखिए, बट यही एक कंडीशन है, मैं अभी थोड़ी सी और करके दिखाता हूँ आपको एक बार इसमें। अब मैं यहाँ पे एक और फोल्डर, 3-4 फोल्डर बना लेता हूँ। F1, फिर इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ F2। अब इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी कट करता हूँ, अपनी फाइल डाल देता हूँ F2 फोल्डर के अंदर। और जहां पे मैं पाथ दे देता हूँ इसका 1/। अब आप मुझे बताइए कि मैं अगर इस वाली इमेज को अब फेच करना चाहूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। अभी मैंने एक बताया, अब मैं कैसे फेच करूंगा। अब मेरी फाइल देखो कहाँ पे पड़ी हुई है, कोई बता सकता है आप में से कि कैसे मतलब फेच कर सकते हैं आप। हेलो, सर जब डॉट डॉट लगा दिया तो रूट पे चला नहीं आएगा? डॉट डॉट तो लगा दिया है, चलो नहीं आ रहा है ना अभी। देखो आप देखो, जहाँ पे मैंने जो पाथ दिया है अब इसमें आ नहीं रहा है। पहले तो आ जा रहा था, पहले तो हमने डॉट डॉट लगा दिया था। कोई बता सकता है कि मतलब कैसे आएगा इसमें। अब थोड़ा बहुत कोई अपना हिंट सर जो वगैरह आल्ट देना। आल्ट आल्ट लगाया हो उसको आप रिमूव कर दो। अल्ट तो रिमूव करने से क्या हो जाएगा कि हमारा तो चलो जो मैसेज आ रहा है वो नहीं आएगा ना। देखो, अल्ट रिमूव करने से तो हमारा केवल मैसेज चला जाएगा। अब देखो वो मैसेज चला गया ना हमारा, बस केवल इमेज तो नहीं आ रही बट अभी भी। सर तो उसका इस केस आपने जो पाथ दिया वो चेंज हो गया क्या? सर HTML पाथ बैच 7 to 8 नहीं लिखेंगे? क्या हुआ? HTML बैच 7 to 8 नहीं लिख सकते डॉट डॉट की जगह? नहीं, ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि वो तो हमारा मेन फोल्डर है ना, उसके अंदर ही तो सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। सारी फाइलें तो हमें अगर देखें तो देखो HTML बैच के अंदर ही तो पड़ी हुई है। अगर मैं सर इंडेक्स वाली फाइल देखूं, डॉट डॉट को हम स्लैश डॉट डॉट स्लैश कर देंगे। एक बार और डॉट डॉट स्लैश कर दूं जी बस। अब एक बार आउटपुट देखते हैं, अब भी नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आप देखो आपकी डायरेक्ट फाइल पड़ी कहाँ पे है, F2 फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, जबकि मैं इसको बंद करता हूँ तो सर यहाँ उसका पे पड़ी हुई डायरेक्टरी है। चेंज है क्या? क्या हुआ? डायरेक्टरी उसका चेंज है क्या सर? 3 फोल्डर बना रखे हैं, 3 फोल्डर के अंदर है हमारी फाइल। तो आपकी फाइल पड़ी कहाँ है? F2 फोल्डर के अंदर। तो आपको अपनी फाइल लेके कहाँ पे आनी है? HTML बैच 7 to 8 वाले फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये हमारा मेन फोल्डर है। अगर आप देखोगे ये हमारा मेन फोल्डर है। हमें इंडेक्स डॉट फाइल कहाँ पे चाहिए? जहां पे। तो इसको लेके आने के लिए, जहां पे लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोडिंग के अंदर क्या सिस्टम लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इस वाले फोल्डर से बाहर निकालना है, F2 वाले फोल्डर से। F2 वाले फोल्डर से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक बार डॉट डॉट स्लैश किया तो मेरा एक फोल्डर से ये फाइल बाहर आ गई। अब मेरी फाइल कहाँ पे चली गई है? F1 वाले फोल्डर के अंदर। अब मुझे F1 फोल्डर के भी बाहर निकालनी है फाइल, तो मैं फिर से क्या करूंगा, एक बार डॉट डॉट स्लैश लगाऊंगा। अब मेरी फाइल क्या हो गई, F1 फोल्डर से भी बाहर निकल गई है। अब मेरी फाइल किस में आ गई? इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर आ गई। अब मुझे इसमें से भी बाहर निकालनी है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश निकालना पड़ेगा। तो अब मेरी जो फाइल है इस वाले फोल्डर से भी बाहर आ गई। तो मेरी फाइल अब कहाँ पे चली गई? एक तरीके से HTML बैच 7 to 8 वाले फोल्डर में, अब मेन फोल्डर में चली गई। अब मैं जहां से देखूं मेन फोल्डर से, तो जहां पे मुझे क्या दिख रहा है, सॉन्ग्स नाम का फोल्डर दिख रहा है। अगर नीचे से अगर मैं एरो देखूं जहां पे मेरी फाइल है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने सॉन्ग्स नाम का फोल्डर का पास दिया और अपनी इमेज का जो मेरा नाम था मैंने वो दे दिया। अब मैं इसको सेव करके एक बार आउटपुट देखता हूँ।
देखिए इमेज आ गई अब हमारी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि केवल जी आपका इमेज के केस में ही काम नहीं आएगा, जब आप एच रेफरेंस का यूज करोगे तो वहां भी अगर आपकी फाइलें अलग अलग फोल्डर्स के अंदर पड़ी होगी तो वहां पे भी आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। जैसे अगर सॉन्ग्स मैंने इसमें लगाया है तो इसके अंदर भी आपको वैसे ही फोल्डरों के अंदर बाहर निकलना पड़ेगा डॉट डॉट स्लैश करके। ये समझ में आ गया आपको मेथड की? बाई चांस कई बार अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप वहां पे आपको क्या करना है? जी सर। सर इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर सपोज 10 फोल्डर के अंदर है तो हमें हर बार डॉट डॉट स्लैश करके बाहर आना पड़ेगा। देखो अगर स्टैटिक वेबसाइट में तो हमें डॉट डॉट स्लैश लगाना पड़ता है, बट अगर मैं डायनामिक वेबसाइट की बात करूं तो वहां पे क्या होता है कि अगर पीएचपी में अगर बात करें, जब हम पीएचपी करेंगे तो वहां पे हमारे पास एक मेथड होता है पीएचपी के अंदर, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसका एक सेशन में डाल लेते हैं अपने यूआरएल को। किसको? ये जो मेन यूआरएल होता है हमारा HTML बैच 728 वाले को, इसको एक सेशन में डाल देते हैं और उसके बाद क्या बना देते हैं, एक बेस यूआरएल बना देते हैं, डॉलर बेस यूआरएल इक्वल टू इसके इक्वल बना देते हैं। और उसके बाद हम जब भी इसमें क्या करते हैं, जहां पे पीएचपी का कोड लिखते हैं इसके अंदर फिर इसमें क्या करना होता है, केवल डॉलर बेस यूआरएल लिखना होता है। सीधा हमने बेस यूआरएल दिया क्योंकि बेस यूआरएल के अंदर हमारा किसका पाथ है, हमारे मेन फोल्डर का। तो उसके बाद सीधा हम सॉन्ग्स करके डाउनलोड डॉट जेपीजी का लिखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो आने लग जाएगी, बट अभी नहीं आएगी क्योंकि अभी हम बैकएंड पे काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल स्टैटिक पे काम कर रहे हैं, डिजाइन पे काम कर रहे हैं। तो डिजाइन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉट डॉट का ही चूज करना पड़ेगा। डायनामिक में हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है, हम इजिली वे से भी कर सकते हैं, हर बार हमें डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, अभी मैं फाइल अपनी निकाल देता हूं बाहर। और जब हमारी फाइल बाहर है तो सीधा ही हम क्या कर देंगे, सीधा इसका पाथ दे देंगे। एक मिनट, जहां से मैं क्लोज कर लेता हूँ, जहां से खोल लेता हूँ। फाइल अगर हमारी बाहर है तो हम सीधा जहां पे क्या करेंगे, अब सीधा सॉन्ग्स नाम के फोल्डर का पाथ देके जो हमारी इमेज का नाम है वो दे देंगे तो हमारी इमेज क्या आ जाएगी, फैच होके आ जाएगी। अभी मैं जहां पे अब फोल्डर का नाम दे देता हूँ, अब आ गई हमारी इमेज, क्योंकि अब फाइल हमने बाहर रख दी तो हमें डॉट डॉट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये मेथड होता है कि अगर बाई चांस अगर आपकी फाइल किसी फोल्डर्स के बीच में पड़ी हुई है तो वहां पे आपको डॉट डॉट स्लैश करके आपको उस फोल्डर के बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह हमारा इसमें एक बोल्ड टैग होता है बी करके, अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है। इसी तरह एक इटैलिक टैग होता है, अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है। एक चीज का ध्यान रखना कि आप ये टैग्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं जहां पे टैग यूज करना चाहूं तो मैं जहां पे भी यूज कर सकता हूं। HTML के अंदर आपके पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप टैग्स के अंदर टैग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जहां पे मैं यू होता है हमारा अंडरलाइन के लिए, टेक्स्ट इज अंडरलाइन। और एक हमारा होता है इसमें सेंटर। सर अगर बोल्ड इटैलिक जो टैग यूज कर रहे हैं वो सारे टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक में चेंज कर देगा? क्या किया हमने, बोल्ड इटैलिक जो हमने टैग यूज किया है वो सारे टेक्स्ट को, जो हमने HTML इसमें लिखा है, सारे टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक में चेंज कर देगा फॉन्ट को? जितना टेक्स्ट उस टैग के अंदर रहेगा उसको बोल्ड करेगा।
अगर टेक्स्ट इज बोल्ड हमने उस टैग के अंदर लिखा है तो केवल इतना टेक्स्ट ही उसके अंदर बोल्ड रहेगा। अगर टेक्स्ट इज इटैलिक हमने उस टैग के अंदर लिखा है तो केवल उतना टेक्स्ट ही इटैलिक रहेगा। एक बार इसकी मैं आउटपुट दिखा देता हूं। देखो टेक्स्ट इज बोल्ड क्या कर रहा है, हमारा बोल्ड कर दे रहा है, इटैलिक हमारा जहां पे थोड़ा सा इटैलिक कर दे रहा है, अंडरलाइन वाला क्या कर रहा है इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा है, सेंटर वाला एक तरीके से हमारा क्या कर रहा है जहां पे सेंटर में लेके आ रहा है। अब जहां पे देखो मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर टेक्स्ट इज इटैलिक लिखा था तो इसने जहां पे भी क्या कर दिया इस वाली लाइन को इटैलिक कर दिया। अब जैसे मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ एक तरीके से इटैलिक में आए तो मैं जहां पे क्या करता हूं एक तरीके से इटैलिक टैग लगा देता हूं पूरे पे। पैराग्राफ मेन टैग हो गया मेरा, इसके अंदर ही मैं इटैलिक टैग लगा देता हूं और पैराग्राफ से पहले ही इसको मैं क्या कर देता हूं बंद भी कर देता हूं। जहां पे देखिए पूरा पैराग्राफ हमारा क्या हो गया इटैलिक हो गया। इसमें मेन टैग हमारा क्या चल रहा था पैराग्राफ चल रहा था, जैसे हमने इसमें इटैलिक लगाया तो हमारा जो इटैलिक यूज हो गया। अगर यहीं पे मैं बोल्ड लगा देता हूं इस पूरा पैराग्राफ के अंदर तो जो हमारा क्या करेगा पूरे के पूरे को क्या कर देगा बोल्ड कर देगा। ठीक है हो गया पूरा का पूरा टेक्स्ट बोल्ड। अभी आज जितने मैंने आज टैग कराए हैं इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हेलो सर ये डॉक टैब जो ऊपर आया है ये बाय डिफॉल्ट आता है कि ये हमें लिखना पड़ता है? देखो ये तो हमें खुद लिखना पड़ता है बट अगर आप नहीं भी लिखते तो तब भी हमारा ब्राउजर अंडरस्टैंड कर लेगा। सच में ये आपको बताना भूल गया था कि हमारा ब्राउजर तब भी हमारा अंडरस्टैंड कर लेगा, तब भी हमारी आउटपुट प्रॉपर काम करेगी। ये देखो कुछ भी फर्क नहीं नजर आएगा इसमें। ठीक है मैंने हटा दिया है। अगर मेटा टैग्स की बात करूं तो मेटा टैग भी बाय डिफॉल्ट जो हमारे जो लेटेस्ट ब्राउजर है वो यूज कर लेते हैं, तो हमें इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो तब भी हमारा ब्राउजर क्या करेगा अंडरस्टैंड कर लेगा। देखो आउटपुट में कोई फर्क नजर नहीं आएगा आपको। जो मैंने आपको बताया था कि बस केवल डिफाइन करने के लिए होते हैं, हमें बताने के लिए होता है, बट बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्राउजर है आजकल समझ लेते हैं। बट डॉक टाइप एचटीएमएल आपको लगाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि HTML5 में कुछ नए टैग आए हैं, तो जब हम उनका यूज करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा कि हमें इसको लगाना पड़ता है। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कई बार हमारा जो ब्राउजर है वो अंडरस्टूड कर लेता है, बट कई पुराने ब्राउजर हैं जो नहीं अंडरस्टैंड करते हैं तो उनके लिए हम क्या कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल लगा देते हैं। ठीक है लगाओ या ना लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी आउटपुट फिर भी आ जाएगी इसमें। ठीक है सर। ठीक है जहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन। सर एंकर टैग में एच रेफरेंस लिखना जरूरी होता है? बिल्कुल लिखना जरूरी होता है क्योंकि जो हमारा लिंक बनता है हमें लिंक लगाना ही एच रेफरेंस के अंदर होता है, ये बहुत नेसेसरी होता है। एंकर टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट तो चलता ही चलता है एच रेफरेंस। बिना अगर एच रेफरेंस के अगर एंकर टैग में कुछ लिखते हैं तो ये केवल एक तरीके से हमारा टेक्स्ट प्रिंट करा देगा, कोई और आउटपुट नहीं दिखाएगा। देखो मैं अभी नंबर के ऊपर पहले लिंक क्लिक कर रहा था तो मेरी आउटपुट आ रही थी, बट अब मैंने इसमें क्या कर दिया लिंक हटा दिया, एच रेफरेंस हटा दिया। अब की बार केवल देखो सिंपल लिख के आ रहा है। अब मैं इस पे क्लिक भी कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, देखो बस वो केवल सिलेक्ट कर दे रहा है मेरा। तो इसलिए एंकर टैग के अंदर एच रेफरेंस को लिखना जरूरी हो जाता है क्योंकि उस टैग का केवल कोई वजूद नहीं है बिना उसके एट्रीब्यूट के। तो इसलिए एंकर टैग के अंदर हमें उसका एट्रीब्यूट एच रेफरेंस लिखना ही पड़ता है। ठीक है ओके सर। और कोई कंफ्यूजन अगर इसमें आपको? सर एंकर टैग में यही आएगा और भी टैग होते हैं? एंकर टैग के अंदर देखो एक तो आपका एच रेफरेंस आता है, एक आपका डाउनलोड होता है, एक आपका जो आया टेलीफोन वाला आ गया मैंने आपको बताया, एक मेल वाला आ गया, और एक आपका वो आएगा जब हम वन पेज वेबसाइट बनाएंगे तो तब आपका एंकर टैग हम जब यूज करेंगे तो वहां पे हम हैज का यूज करेंगे। अभी इस पे हम पहुंचे नहीं है तो मुझे अभी मैं इसके थोड़े और जूस बताऊंगा आपको इसमें, क्योंकि ठीक है अभी सर, जो सिंपल जो इसके जूस है मैंने वो अभी आपको इसके बताए हैं। अब एक चीज मैं आपको एंकर टैग की और बताता हूं, मैं अगर इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर एंकर टैग लगा देता हूं, देखिए इस पूरे पैराग्राफ टैग के ऊपर क्या लगा दिया मैंने एंकर टैग लगा दिया, इसको जहां से मैं बंद कर देता हूं।
अब इसमें क्या कर देता हूं, मैं एक वेबसाइट का लिंक डाल देता हूं। और एक ध्यान रखना, मेरे से ये गलती से जहां बंद हो गया, मुझे लास्ट में बंद करना था, मैंने बंद कर दिया है नीचे जहां पे, ये देखिए। अब मैं सेव करता हूं, पूरी लाइन को उसने क्या कर दिया, पैरा वो बना दिया, एंकर टैग बना दिया। बट जहां पे आगे चल के इसने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एंकर टैग मैंने इसके अंदर पहले भी इंडस्ट्री के ऊपर लगाया हुआ था, तो इसलिए यहां से एंकर टैग क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। बट जहां तक एंकर टैग क्या कर रहा है, हमारा काम कर रहा है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, पूरी की पूरी किसी भी लाइन पे, जहां लोअर में क्लिक कर दूं चाहे जहां पे क्लिक कर दूं, तो ये मुझे क्या करेगा, उस लिंक पे ले जाएगा। देखिए, ठीक है, मैंने आपको बताया था आप टैग्स के अंदर टैग लगा सकते हैं, तो आप कहीं पे भी एंकर टैग को किसी भी टैग के अंदर लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम जहां पे इसको हटा देते हैं, जहां से हटा देते हैं इंडस्ट्री के ऊपर से, अब हम देखते हैं ये पूरी लाइन को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। देखिए, अब पूरी लाइन हमारी क्या आ गई, एंकर टैग के अंदर आ गई। मैं जहां पे किसी पे भी कहीं पे भी किधर भी क्लिक कर दूंगा, तो ये मुझे क्या कर देगा, उस लिंक के अंदर ले जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब समझ में आ गया आपको एंकर टैग का मोस्टली हम काम कहाँ पे यूज करते हैं सर? इसी के अंदर हम टारगेट लगा देंगे, टारगेट इज इक्वल टू अगर ब्लैंक इसी के अंदर अगर टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लगा देंगे, तो ये आपका न्यू टैब में खोल के देगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये देखिए, इसने न्यू टैब में खोल दिया, जबकि जहां पे हमारी फाइल खुली हुई है, इधर न्यू फाइल में हमारा क्या कर रहा है, वो खोल के दे रहा है। वेबसाइट हमारी वैसे की वैसे ही खुली है और इसको न्यू फाइल में खोल के दे रहा है। ठीक है, ठीक सर। हाँ। ठीक। बाकी फिर अभी और टैग्स हैं इसमें HTML के, बाकी हम कल स्टडी करेंगे। आज का जितना भी जो लेक्चर हुआ है, इसका साथ में रिकॉर्डिंग भी हो गया है, आप स्काइप में डाउनलोड भी कर लेना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये रिकॉर्डिंग आप उसमें सुन लोगे, तो आपका कंफ्यूजन वगैरह दूर भी हो जाएगा उसमें। अभी कल से फिर आपकी 7 से 8 क्लास रहेगी, तो कल फिर हम इसमें 7 से 8 बजे क्लास आपकी ले लेंगे। ओके सर सर। कोई नोट्स या कोई इसका कुछ मिल जाएगा, इसका क्या हुआ, कोई नोट वगैरह वगैरह कुछ मिल जाएगा, जैसे जो आपने लिखा, या यही फाइल शेयर हो जाएगी थोड़ा सा उसके लिए? इसके लिए मैं आपको ये कर दूंगा कि जो भी हमारी जो फाइल है, जितना हम काम कर रहे हैं, इसकी फाइल मैं आपको भेज दिया करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि जो आपको कई बार क्या होता है, टैग लिखने में अगर कंफ्यूजन हो जाए, तो आप डायरेक्ट जहां से अगर देखोगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये टैग कैसे काम कर रहा है। क्योंकि हम जितना काम करेंगे, हर बार क्या करेंगे, न्यू फाइल में काम कर लेंगे, तब जो आपको हो जाएगा कि इस फाइल के अंदर हमारा क्या क्या काम हुआ है। मैं आपको फाइल व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करूंगा, जितना भी हमने जो काम किया है आज। ठीक है सर। सर वो ई बुक वगैरह के लिए कुछ बोला गया था, वो भी मिलेगी क्या? वो मैम प्रोवाइड करवा देंगे फिर आपको। ठीक है वो सर। मैम आपको, हाँ, प्रोवाइड करवा देंगे वो आपको। ओके। ठीक है, कल फिर हम लेते हैं, फिर 7 से 8 बजे क्लास करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके 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 थैंक यू सर। गुड नाइट। ओके जी, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। लेकिन सबसे बेस्ट नहीं होगा लीडरशिप सोर्स का। तो एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि स्टैंडर्ड एशिया और एक्सट्रा